लेकिन तभी फ्लैट की डोरबेल बजी। विद्युत ने दरवाजा खोलकर डिलीवरी बॉय से प्रियंका के लिए ऑर्डर किए फ्रूट्स ले लिए। तुम ही तो कहती हो ना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। आज देखो तुम्हारे लिए खुद मैंने ये फ्रूट्स चूज किए हैं। कह तो ऐसे रहे हो जैसे कि बाजार जाकर खुद एक एक फल चुनकर मेरे लिए लाए हो। आजकल एक बटन दबाया और ऑर्डर दरवाजे पर पहुंच जाता है मिस्टर बिलियनेयर। लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। वहीं उदयपुर के अपने मेंशन में विक्रांत ने मुगाबी को खुश करने के लिए एक बड़ी पार्टी रखी थी। निशा उस पार्टी में मेकअप के पीछे अपने आंसू छुपाकर एक सेक्सी ड्रेस पहनकर पहुंची और उसने देखा कि ध्रुव जानबूझकर उससे दूरी बनाए हुए खड़ा था। पार्टी में वो लोगों के बीच हो रही बातों को सुन सकती थी। अरे सुना है मिस्टर मुगाबे ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, शायद किसी बात से खफा हो गए। अरे इतनी आलीशान पार्टी उन्हीं की शान में तो रखी गई है। विक्रांत को तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा, है ना? अरे इसीलिए तो मुगाबे अपने कमरे में ही देर तक सोए हुए थे। अरे सुना है कि उनके कमरे का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकालना पड़ा। विक्रांत की गिरफ्त से निकलने के लिए मुझे कोई सॉलिड प्लान बनाना होगा। मुझे इस पार्टी में सबसे नॉर्मल पेश आना होगा। अपने प्लान के मुताबिक जैसे ही विक्रांत की नजर पार्टी में निशा पर गई, उसने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी और बिना कुछ कहे क्यूट बनकर उसने अपने कान पकड़े और उससे माफी मांगी। ये देखकर विक्रांत ने उसे मिस्टर मुगाबी को अटेंड करने का इशारा किया। निशा ने फ्लाइंग किसेस देते हुए मिस्टर मुगाबी को हग कर लिया और मुगाबी खुश होकर मुस्कुराने लगा। Oh, Miss Nisha, ladies are the same all over the world. My wife also, 1 second happy, 1 second sad. You also like my wife. निशा को मिस्टर मुगाबी की बातों को सुनकर उसे कस के एक थप्पड़ मारने का मन किया, लेकिन वो उसे इग्नोर कर अकेले ही फ्लोर पर डांस करने लगी। भीड़ में उसने चोरी छुपे अपना फोन निकालकर ढींगरा को एक वॉइस मैसेज भेज दिया। मिस्टर ढींगरा, मैं यहाँ विक्रांत के मैंशन पर पूरी तरह से फंस गई हूँ। वो मेरी और विद्युत की कॉल्स रिकॉर्ड करवा रहा है, इसलिए मैं विद्युत को फोन भी नहीं कर सकती। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज हेल्प मी। निशा बेसब्री से ढींगरा के रिप्लाई का वेट कर रही थी। वहीं विद्युत के बनाए फ्रूट सैलेड को खाने के बाद पास में रखी व्हीलचेयर की तरफ प्रियंका ने इशारा किया और विद्युत ने उसको अपनी बाहों में उठाकर उस पर बिठा दिया। प्रियंका ने मजाक करते हुए विद्युत से कहा, वैसे विद्युत, तुम्हारे होते हुए मुझे इस व्हील चेयर की कोई खास जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो अपनी बाहों में मुझे घुमा सकते हो। विद्युत ने एक स्माइल के साथ प्रियंका की तरफ देखा, जो गोली लगने के बाद पहली बार मुस्कुरा रही थी। उसे इस तरह देखकर विद्युत को अच्छा लगा। काश कि मुझे पता होता कि किसने प्रियंका को व्हीलचेयर तक पहुंचाया, किसके हाथ में वो राइफल थी और उसे चलाने वाले के पीछे का दिमाग किसका था। विद्युत व्हीलचेयर को बहुत ही ध्यान के साथ आगे धक्का दे रहा था ताकि प्रियंका को जरा सी भी तकलीफ ना हो। विद्युत, क्या तुम ये जानते हो कि व्हीलचेयर की सबसे खराब बात क्या है? क्या? आप व्हीलचेयर को धक्का देने वाले का चेहरा नहीं देख सकते, बट यू नो, पर मैं तो देख सकती हूँ। लेकिन कैसे? जस्ट वेट। वहीं उदयपुर में पार्टी अपने पूरे रंग में खिल रही थी। किसी को कुछ होश नहीं था और डांस करते हुए निशा ने देखा कि विक्रांत ने तभी ध्रुव को एक इशारा किया। उसके बाद विक्रांत मुगाबी और अपने दूसरे अफ्रीकन गेस्ट के साथ एक मीटिंग रूम की तरफ चल दिया। ध्रुव ने मेंशन के एक सीक्रेट मीटिंग रूम का दरवाजा खोल दिया। निशा दूर कोने में खड़ी ये सब देख रही थी और वो भी पार्टी से बाहर निकल आई। मुझे जल्द ही इस जगह के सभी राज पता करके विद्युत को बताना होगा, वो भी ढींगरा के मुझे यहाँ से निकालने से पहले। मैं शुरुआत इनकी इस सीक्रेट मीटिंग से ही करती हूँ। निशा ने देखा कि मीटिंग रूम के पास कोई गार्ड नहीं खड़ा था और न ही वहाँ से कोई आ जा रहा था, सिवाय एक वेट्रेस के। निशा को एक आइडिया आया और वो उस वेट्रेस से अचानक जानबूझकर टकरा गई और उसकी ड्रेस लाल वाइन गिरने से खराब हो गई। वेट्रेस ये देखकर घबरा गई। आई एम सॉरी मैम, गलती से आपकी ड्रेस खराब हो गई। विक्रांत सर को पता चलेगा तो वो मुझे जान से ही मार देंगे। सही कहा तुमने। वैसे अगर तुम चाहती हो कि मैं विक्रांत से तुम्हारी शिकायत ना करूं, तो उस सामने वाले स्टाफ चेंजिंग रूम से मेरे लिए वेट्रेस की यूनिफॉर्म और ड्रिंक से भरी हुई ट्रॉली लेकर आ जाओ। ऑफ कोर्स मैम, अभी लाई। वेट्रेस स्टाफ चेंजिंग रूम में गई और वहाँ से वो एक यूनिफॉर्म और ड्रिंक्स ट्रॉली भरकर ले आई। निशा जानती थी कि वो एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही थी। वो जानती थी कि अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो विक्रांत के कहर से उसे कोई नहीं बचा सकता था। अचानक सामने से ध्रुव को आता देख निशा घबरा गई। निशा ने मौका देखकर अपने चेहरे को अपने बालों से ढक लिया। एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ पर नहीं हैं? कब ज्वाइन किया? सर, मैं वो हाल ही में। मैंने पूछा कि कब ज्वाइन किया? मेरा मतलब आज ही। मैं सब वेट्रेस की चाल अच्छी तरह से पहचानता हूँ, तुम्हारी अलग है। चलो मेरे लिए फटाफट एक ड्रिंक बना दो।
हम भी तो विक्रांत साहब के खासम खास लोगों में से हैं। निशा ने उसे अपने कांपते हुए हाथों से एक ड्रिंक बनाकर दी। अगले पल ध्रुव ग्लास लेकर वहां से चला गया और निशा ने एक लंबी राहत की सांस खींची। सब वेट्रेस की चाल पहचानता हूँ, ब्लडी परवर्ट। ध्रुव का उसे ना पहचानने से निशा का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वो धीमे कदमों से मीटिंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। वहीं प्रियंका को लेकर विद्युत शाम के वक्त एक पार्क में चला आया, जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे और कहीं एक बेंच पर कुछ बुजुर्ग बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। प्रियंका ने अपना मोबाइल निकाला और उसका फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया। स्क्रीन पर उसे विद्युत साफ दिखने लगा और वो अपने बाल सेट करके पोज करने लगी। देखो, ऐसे मैं अपने व्हीलचेयर को पुश करने वाले का चेहरा देख सकती हूँ। कई दिनों बाद अपने घर से बाहर निकली प्रियंका बहुत खुश लग रही थी। विद्युत उसे बच्चों के साथ खेलते देखने लगा। तभी प्रियंका ने अपना हाथ विद्युत के हाथ पर रख दिया और उसने बड़े प्यार से उससे पूछा, विद्युत, आखिर वो शख्स कौन होगा जो तुम्हारी जान लेना चाहता था? प्रियंका, तुम परेशान मत हो। जिस दिन मुझे उसका पता चलेगा वो तुम्हारे कदमों में अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होगा। विद्युत के पास प्रियंका के सवाल का फिलहाल कोई जवाब नहीं था, पर वो प्रियंका के एहसास को समझ सकता था। उसने देखा कि अगले ही पल प्रियंका ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वो मन ही मन कोई दुआ मांग रही थी। थैंक गॉड, मैंने सही वक्त पर देख लिया और तुम बच गए विद्युत। मुझे जख्म मिला तो क्या हुआ, ये जिंदगी भर अब मुझे तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। और मैं भी कभी नहीं भूलूंगा कि मेरी जिंदगी पर सबसे बड़ा एहसान तुम्हारा है प्रियंका। विद्युत जानता था कि वो मन ही मन प्रियंका को पसंद करता था। उसकी जान बचने के बाद वो उसकी और ज्यादा इज्जत और ख्याल करने लगा था। पर प्रियंका के लिए विद्युत उसकी दुनिया बन गया था, लेकिन वो खुद को उस पर फोर्स नहीं करना चाहती थी। पार्क में प्रियंका ने विद्युत के साथ कुछ रील्स बनाई और अक्सर इन जैसी एक्टिविटीज से दूर रहने वाले विद्युत ने भी उसका दिल रखने के लिए उसे मना नहीं किया। अब चले, नहीं तो मच्छर काटने लगेंगे। वहीं विक्रांत के मेंशन में निशा सीक्रेट रूम के बाहर पहुंच गई और जरा से खुले दरवाजे पर कान लगाकर उसने विक्रांत को कहते हुए सुना, आई एम गिविंग यू द बिगेस्ट डील, जॉइन मी नाउ, $500 million बिजनेस गारंटीड। सोचो, अफ्रीका से शुरू होकर यूरोप, अमेरिका, यहाँ तक कि इंडिया जैसे बड़े मार्केट में भी हम मोटा रेवेन्यू कमा सकते हैं, लेकिन इसकी ट्रैफिकिंग बहुत चौकन्ना होकर करनी होगी। पुलिस, पॉलिटिक्स, फिल्म इंडस्ट्रीज, हर डिपार्टमेंट में अपने लोगों को खरीद कर बिठाना होगा। याद रहे, नो चेक्स, ओनली कैश। जब तक पता चलेगा कि ये नकली दवाइयां हैं, हम नाम बदलकर फिर से मार्केट में उसे उतार देंगे। निशा ने जब विक्रांत की बातें सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक उसके हाथ विक्रांत के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लग गया था। उसने सबूत के तौर पर इस बातचीत की चोरी छुपे वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया और अपना मोबाइल निकाला, लेकिन उसने देखा कि उसकी बैटरी डेड थी। Hey, you there? कमरे के अंदर से किसी की चीख सुनकर निशा के दिल में बिजली सी कौंध गई और वो जैसे तैसे एक कमरे में जाकर छुप गई और सोचने लगी, शिट, कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। विक्रांत तो एक बहुत बड़ी साजिश प्लान कर रहा है। मुझे उसके खिलाफ और सबूत जुटाना होगा, लेकिन अगर उसे मेरे बारे में पता चल गया तो? तभी विक्रांत और उसके कुछ गेस्ट्स किसी को ढूंढते हुए सीक्रेट रूम से बाहर आकर तलाश में लग गए। कौन है वहाँ? कुछ गिरने की आवाज सुनकर निशा एकदम से डर गई। निशा जानती थी कि सीक्रेट मीटिंग खत्म होने के बाद हॉल में चल रही पार्टी भी खत्म हो जाएगी और अगर वो विक्रांत को नजर नहीं आई तो वो पागलों की तरह से उसे खोजेगा। वो चारों तरफ अपने आदमी फैला देगा। विक्रांत का डर उसे अंदर से खाए जा रहा था और वो किसी भी तरह से उसके चंगुल से निकलकर मुंबई भाग जाना चाहती थी। इस मेंशन के हर कोने में रोशनी है, लेकिन इस कमरे में क्यों नहीं है? कहीं कोई छिपकर अंदर तो नहीं आ गया? उन लोगों में से किसी ने मुझे यहाँ छुपते हुए तो नहीं देख लिया? अंधेरा होने की वजह से कमरे में निशा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस खिड़की से मेंशन के हॉल में जल रही लाइट्स की धीमी रोशनी अंदर आ रही थी, जिनके सहारे निशा बहुत ही चौकन्नी होकर दरवाजे की तरफ बढ़ती जा रही थी। कोई तो था जिसने दरवाजा खोला था। मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उस अंधेरे कमरे में अपनी हिफाजत के लिए निशा कुछ खोजने लगी। तभी उसे पास में एक रखा डंडा दिखाई दिया, जिसे उसने झट से उठा लिया और वो उसे हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। वो डर की वजह से आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देखते हुए जा रही थी। विक्रांत के मेंशन के कमरे बहुत बड़े थे और जिस कमरे में निशा छुप गई थी वो एक स्टोर रूम था। इसी वजह से शायद उस कमरे में लाइट का अरेंजमेंट नहीं किया गया था। हाथ में डंडा लिए वो आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे कमरे में अपने सामने से एक बिल्ली गुजरती हुई दिखाई पड़ी। थैंक गॉड, ये तो सिर्फ एक छोटी सी बिल्ली थी। मुझे लगा शायद कोई आदमी अंदर घुस आया है। तभी उसे कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई पड़ी।
वो तुरंत दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। लगता है वो सीक्रेट मीटिंग और पार्टी दोनों खत्म हो गई हैं। तभी तो लोग मेंशन के बाहर जा रहे हैं। हे भगवान, अब क्या करूं? विक्रांत का फोन कभी भी आ सकता है। इतना बोलते ही निशा स्टोर रूम से निकलकर कॉरिडोर में आ गई और उस मेंशन से बाहर निकलने के लिए वो जल्दी जल्दी मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी। मेंशन में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। निशा उन कैमरास से खुद को बचते हुए जैसे ही दाएं मुड़ी, वैसे ही वो मेंशन की मैनेजर एलिजा से टकरा गई। उसे देखते ही निशा एकदम से घबरा गई। उधर पार्टी हॉल में निशा को ना देखकर विक्रांत गुस्से से पागल हो उठा। इस 2 कौड़ी की लड़की की ये जुर्रत कि पार्टी से मुझे बिना बताई चली गई। ध्रुव, ध्रुव, ये गधा भी पता नहीं कहाँ मर गया। नशे में वाइन की बोतल को टेबल पर रखते हुए विक्रांत ने गुस्से में इधर उधर पार्टी हॉल में देखा। उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आया और वो पास में रखे सोफे पर गुस्से में जाकर बैठ गया और खुद से ही बड़बड़ाने लगा। निशा, तू विक्रांत कपूर को जानती नहीं है। मुझे जो चीज एक बार अच्छी लग जाए उसे मैं हर हाल में पाकर रहता हूँ। वाइन के नशे में खुद से बड़बड़ाता हुआ विक्रांत अचानक से सोफे से नीचे गिर गया और जमीन पर ही लेट गया। पार्टी हॉल का गेट बंद होने की वजह से उसके ऊपर मेंशन के किसी भी नौकर की नजर नहीं गई। उधर एलिजा को देखकर घबराई निशा एलिजा से पूछ बैठी। एलिजा, तुम इधर कहाँ जा रही थी? पार्टी तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। आई नो, पार्टी इज ओवर। मैं तो विक्रांत सर के मैनेजर ध्रुव सर से मिलने जा रही थी। एलिजा बात जरूर निशा से कर रही थी, लेकिन तिरछी नजर से वो कॉरिडोर के आसपास बने कमरों की तरफ देखी जा रही थी। निशा ने उसकी ये हरकत जब नोटिस की तो उसे एलिजा के ऊपर कुछ शक होने लगा और वो उसकी तरफ देखते हुए खुद से ही सवाल करने लगी। ये मुझसे नजरें चुराकर बार बार कमरों की तरफ क्यों देख रही है? या तो ये कुछ खोज रही है या कुछ छिपाने आई है। कहीं ऐसा तो नहीं ये भी इलीगल ड्रग्स की सप्लाई करती है? निशा अपने सवालों में उलझी ही थी कि तभी एलिजा अचानक से जाने लगी। उसे जाते देख निशा ने एकदम से उसकी हथेली पर अपना हाथ रख दिया और बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ एलिजा, तुम शायद मुझसे कुछ छिपा रही हो। अगर कुछ पर्सनल ना हो तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। नो, ऐसी बात नहीं है। मैं क्या छुपाऊंगी? मैं तो बस ध्रुव सर से मिलने के लिए जा रही थी। एलिजा, पार्टी खत्म होने के बाद ध्रुव वहाँ से चला गया होगा। तुम इस सुनसान कॉरिडोर के रास्ते उससे मिलने तो नहीं जा रही थी। सच सच बताओ, इधर क्यों आई थी? मैं तो बस क्या बस? एलिजा, आगे बोलो, तुम रुक क्यों गई? नथिंग, मुझे जाने दीजिए मैम, मेरा जाना बहुत जरूरी है। आई नो यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग। मुझ पर यकीन रखो, तुम जो कुछ शेयर करोगी वो बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। इतना सुनते ही एलिजा अंदर से टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोता देखकर निशा ने उसे गले से लगा लिया। उसने बहुत ही चालाकी से काम लिया और एलिजा का हाथ पकड़कर उसे पास के ही एक हॉल में लेकर चल पड़ी। उधर प्रियंका के घर पर प्रियंका को खाना खिलाने के बाद विद्युत की आंख कब लग गई उसे पता ही न चला। वो प्रियंका के बिस्तर के पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बज उठी, जिससे उसकी नींद टूट गई। इतनी रात को ढींगरा का कॉल। विद्युत ने अपने आप को नींद से जगाते हुए फोन उठाया। हाँ बोलो ढींगरा, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? नॉट ओके सर, बॉस की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। व्हाट? लेकिन कैसे? पता नहीं सर, बट वो अचानक से खून की उल्टियां करने लगे थे, इसलिए हम लोग एम्बुलेंस से उनको जेके हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। आप प्लीज वहां पर जल्दी पहुंचिए। चाहे कुछ भी हो जाए ढींगरा, लेकिन पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। उनको कुछ भी नहीं होगा, मैं उन्हीं के साथ हूँ। इतना बोलते ही ढींगरा ने फोन काट दिया। इधर गाड़ी की चाबी खोजते हुए विद्युत परेशान होने लगा। ओह गॉड, प्लीज पापा को कुछ मत होने देना। पापा को खून की उल्टियां होने क्यों लगी? जितना मैं उनको जानता हूँ वो तो बहुत डाइट कॉन्शियस है। गाड़ी की चाबी को विद्युत कमरे में इधर उधर खोज ही रहा था कि तभी अचानक से उसे कुछ गिरने की आवाज आई। वो जैसे ही पीछे मुड़ा वैसे ही चिल्ला पड़ा। फिर ऐसा कैसे हो गया? विद्युत भागते हुए प्रियंका के बेड के पास आ गया। वो फर्श पर गिरी हुई थी। उसके हाथ और पैर में चोट आ गई थी, जिस कारण से वो दर्द से कराह उठी थी। तभी विद्युत उसके पास आ गया और उसने उसे अपनी गोद में उठाते हुए उसे वापस बेड पर बड़े ध्यान से लेटा दिया। प्रियंका को कराहता देख विद्युत सुनसा हो गया। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि ऐसी हालत में वो प्रियंका को देखे या हॉस्पिटल जाकर अपने पिता धर्म को संभाले। प्रियंका, अगर तुम्हें कहीं जाना था तो मुझे बता देती, ऐसे अकेले क्यों भाग खड़ी हुई? उसकी बात सुनकर प्रियंका पहले तो कुछ देर शांत रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं कहीं नहीं जा रही थी विद्युत, मैं सपने में गिर गई थी। तभी प्रियंका की नजर अचानक से विद्युत के हाथ पर चली गई।
जिसमें उसने गाड़ी की चाबी पकड़ी हुई थी। इतनी रात को तुम फिर कहाँ जा रहे हो? पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, वो जेके हॉस्पिटल में एडमिटेड है। समझ नहीं आ रहा है उनको देखने जाऊं या इधर तुम्हें संभालूं। मेरी टेंशन मत लो, तुम पापा को देखने जाओ। वैसे उनको हुआ क्या है? वो सब मैं बाद में बताता हूँ, अभी इतना वक्त नहीं है। जो भी होगा फोन पर अपडेट करूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, अब फिर से सपने में पीटी उषा बनने की कोशिश मत करना। ये बोलते ही विद्युत प्रियंका के घर से बाहर आ गया और गाड़ी में बैठकर जेके हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। उधर विक्रांत के मेंशन के हॉल में एलिजा के पास बैठी निशा उससे सच उगलवाने की कोशिश में लगी हुई थी। एलिजा प्लीज रो नहीं और मुझे सारी बात आराम से बताओ। एलिजा पहले तो कुछ देर चुप रही, फिर निशा के हाथों को पकड़ते हुए बोल पड़ी। प्लीज डोंट टेल दिस टू एनीवन, नहीं तो विक्रांत मेरी फैमिली को मरवा देगा। कोई कुछ नहीं करेगा, डरो नहीं एलिजा, बिना कोई झिझक मुझे पूरी बात बताओ। वो विक्रांत ने मेरे भाई को किडनैप किया है और उसे इलीगल ड्रग्स की सप्लाई करवाता है। उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने उसका काम नहीं किया तो वो मेरे माँ बाप को मार डालेगा। इतना सुनते ही निशा एकदम से शांत हो गई और एलिजा की तरफ देखते हुए खुद से बातें करने लगी। ये विक्रांत कपूर बिजनेस की आड़ में कितना बड़ा गेम खेल रहा है। मुझे एलिजा की हेल्प से इसका कच्चा चिट्ठा खोलना होगा ताकि मैं विद्युत को सारे सबूत दे सकूं। निशा ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर फिर से सिसकती हुई एलिजा पर चली गई। प्लीज एलिजा अपने आप को संभालो, लगता है कि हम दोनों की ही किस्मत विक्रांत से बंधी हुई है। आज से हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हारे भाई को विक्रांत के चंगुल से निकालने में तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। तुम मुझे बस एक बात बताओ, तुमने ये बात कभी पुलिस को क्यों नहीं बताई? पुलिस कुछ नहीं करेगी, वो भी विक्रांत के साथ मिली हुई है। निशा एलिजा से सब कुछ जानना चाहती थी, इसीलिए एक के बाद एक सवाल किए जा रही थी। लेकिन तुम इन कमरों में खोज किसे रही थी? कुछ देर पहले जो मुगाबे से मीटिंग हुई थी, मुझे लगा शायद उस मीटिंग में मेरा भाई भी आया होगा। मैं उसी को खोजने के लिए घूम रही थी। मैंने सुना था कि विक्रांत ने उसे साउथ अफ्रीका भेज दिया है। मुझे लगा कि आज आखिरकार मैं अपने भाई को अपनी आंखों से देख पाऊंगी। इतना बोलते बोलते एलिजा फिर से रोने लगी। निशा ने उसको शांत कराते हुए फिर से उसे गले लगा लिया। निशा अब विक्रांत के इलीगल ड्रग्स के बिजनेस की खबर विद्युत तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन जब से वो विक्रांत के साथ उसके सुनहरे पिंजरे में कैद हुई थी, तब से वो बाहर नहीं जा पा रही थी। उधर जेके हॉस्पिटल पहुंचने के लिए विद्युत तेजी से गाड़ी को भगाए जा रहा था। वो जैसे ही वहां पहुंचा और गाड़ी से बाहर आया, वैसे ही अचानक से मीडिया की एक टीम ने उसे वहीं पर घेर लिया। विद्युत सर, सुना है कि आपके पिता मिस्टर धर्म कपूर को फूड पॉइजनिंग हुई थी। विद्युत ने जैसे ही ये खबर सुनी, वो एकदम से चौंक गया। व्हाट? ये किसने कहा आपसे? सर, हमें हॉस्पिटल की मेडिकल टीम से जानकारी मिली है। ये कैसे हो सकता है? फूड पॉइजनिंग? ये बोलते ही विद्युत मीडिया की भीड़ को हटाते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। सर, एक आखिरी सवाल, आपको किसी पर शक है? क्या आपके पिता को कोई मारने की कोशिश कर रहा है? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? थोड़ी सी कर्टेसी तो दिखाइए। माय फादर इज इन द हॉस्पिटल और आप लोग खामखा स्कैंडल बुन रहे हैं। सवाल तो उठेंगे मिस्टर विद्युत कपूर। आखिर मुंबई के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर धर्म कपूर को किसी ने स्लो पॉइजन देने की कोशिश की है। रिपोर्टर पर गुस्सा करते हुए विद्युत भागते हुए धर्म के रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन रिपोर्टर का सवाल उसके दिमाग में बैठ गया था कि उसके पापा को उनके ही घर में स्लो पॉइजन देने की कोशिश आखिर कौन कर सकता है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ढींगरा ने जैसे ही विद्युत को आते हुए देखा, वैसे ही उसकी तरफ भाग खड़ा हुआ। विद्युत के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। कैसे है पापा? बॉस पहले से बेहतर है, बातचीत कर पा रहे हैं, लेकिन ये मीडिया वाले पता नहीं किस तरफ इशारा करने की कोशिश में लगे हैं। आखिर उन्हें स्लो पॉइजनिंग की खबर मिली कहां से? पता करो, मुझे सच्चाई चाहिए। फिलहाल मीडिया हमारा प्रॉब्लम नहीं है, पहले मुझे पापा को देखना है। ये बोलते ही विद्युत सीधे धर्म के कमरे में चला गया। ढींगरा भी उसके साथ अंदर चला गया। विद्युत धर्म को देखते ही रुआंसा हो गया। पापा, कैसे हैं आप? अब ठीक हूँ, वैसे तो ठीक ही रहता हूँ, लेकिन आज पता नहीं कैसे अचानक से ब्लड वॉमिटिंग होने लगी। वहीं धर्म के साथ बैठी विद्युत की माँ काम्या विद्युत को देखते ही उठ खड़ी हुई। विद्युत बेटा, डॉक्टर्स का शक है कि इनके खाने में किसी ने जहर मिलाया था। ओहो, बोला था ये बात नहीं बतानी है। कोई बात नहीं पापा, वैसे भी मम्मी के बताने से पहले मुझे ये न्यूज मीडिया ने पहले ही बता दी थी। अब तो सभी न्यूज चैनल्स कपूर इंडस्ट्रीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। पता नहीं क्या क्या रूमर्स फैलाएंगे। पापा आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो सब मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन फिलहाल हम कोई चांस नहीं ले सकते। आपको अब से बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा।
विद्युत की ये बात सुनकर धर्म ने अपना चेहरा धीमे से दूसरी तरफ कर लिया और बहुत ही मायूस होते हुए बोले, क्या पता बेटा, शायद मेरे जाने का वक्त आ गया हो। वैसे भी बिजनेस की दुनिया में उम्र ज्यादा हो जाने पर बिजनेस की बागडोर चुपचाप अगले उम्मीदवार को देने में ही भलाई होती है। धर्म की बात को सुनकर विद्युत का दिमाग एक सेकंड के लिए चकरा गया। उसका शक सीधा विक्रांत के ऊपर चला गया, लेकिन वो जानता था कि इस वक्त उसके पिता को उसके ऊपर भरोसा कम हो गया है, इसीलिए उसने शांत रहना ज्यादा सही समझा। लेकिन खड़े खड़े वो अपने आप से बात जरूर करने लगा। पहले निशा, फिर प्रियंका और अब पापा। मैं जिनको भी चाहता हूँ वो एक एक करके प्रॉब्लम में क्यों फंस रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है जैसे इन सबके पीछे विक्रांत का ही हाथ है। वो मुझे रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। विद्युत अपने आप से बात करने में इतना खो गया था कि उसे अपने मोबाइल की रिंग भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। जब बहुत देर तक उसने फोन रिसीव नहीं किया, तब पास में खड़े ढींगरा ने विद्युत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सर आपका फोन बज रहा है। विद्युत ने झट से अपना फोन उठाया। ओह हाँ, बोलो प्रियंका। ये बोलते ही विद्युत धर्म के रूम से बाहर चला गया। वहीं प्रियंका का नाम सुनकर धर्म के चेहरे का रंग उतर गया। उसने काम्या की तरफ गुस्से में देखा, फिर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। धर्म के देखते ही काम्या ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। काम्या, अपने बेटे को समझाओ कि इस लड़की की जगह वो बिजनेस पर ध्यान दे तो सबके लिए अच्छा होगा। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। ये बिजनेस की बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। काम्या के समझाने पर भी धर्म की नाराजगी खत्म नहीं हुई। मैंने इस प्रियंका को हमदर्दी दिखा के खून क्या दे दिया। विद्युत ने तो इसे सर पे चढ़ा लिया। सही बोलता है विक्रांत, ये विद्युत कभी नहीं सुधरने वाला। धर्म के साथ बेड के पास खड़ा हुआ जय ढींगरा उनकी सारी बातें सुन रहा था और उसे भी लगा था कि विद्युत को धर्म जी के सामने प्रियंका के कॉल को रिसीव नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक एम्प्लॉय होने के नाते वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। प्रियंका से बात करने के बाद विद्युत जैसे ही फिर से कमरे में आया, वैसे ही धर्म उस पर चिल्ला पड़े। जब तुम्हारे पास मुझसे बात करने का टाइम ही नहीं है तो फिर मुझे देखने आए ही क्यों थे? मर जाने देते ना। धर्म के गुस्से का विद्युत के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। असल में वो प्रियंका को लेकर धर्म से और बहस नहीं करना चाहता था। वो चुपचाप सर झुकाए उनकी बातें सुनता रहा। इसके बाद वो ढींगरा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बेड से दूर ले गया। ढींगरा, मुझे जल्दी से जल्दी इस बात की पूरी जानकारी चाहिए कि सभी लोगों के रहते हुए पापा की अचानक तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई, यहाँ तक कि माँ को भी इस बात की भनक नहीं लगी। जी सर, मैं बहुत जल्दी ही पता लगाकर आपको रिपोर्ट करूंगा। गुड। और हाँ, निशा का कुछ पता चला? वो उदयपुर के मैंशन से वापस आई या नहीं? नहीं सर, विक्रांत कुछ बिजनेस मीटिंग्स की वजह से वहीं रुके हुए हैं। आप तो जानते ही हैं ना कि जब तक विक्रांत वहाँ पर हैं, वो निशा को कभी मुंबई नहीं आने देंगे। एनीवेज, मैं चलता हूँ, तुम पापा का ध्यान रखना। ये बोलते ही विद्युत हॉस्पिटल रूम से बाहर चला गया। देखा काम्या, कितना एटीट्यूड है इस लड़के में। जरा सी उस प्रियंका की बात पे कितना चिढ़ गया, बिना बात किए ही चला गया। आप इतना क्या सोचते हैं? अभी से नहीं, वो तो बचपन से ही ऐसा है ना? काम्या ने धर्म को शांत तो करा दिया था, लेकिन उसे इस बात की हमेशा चिंता लगी रहती थी कि कैसे वो धर्म और विद्युत के बीच की दूरियों को कम कर सके। उधर उदयपुर के मेंशन में एलिजा के पास बैठी निशा उसे समझा रही थी कि अगर वो इलीगल ड्रग्स की सप्लाई के सबूत इकट्ठा करने में उसकी हेल्प करेगी तो वो उसके भाई को विक्रांत के चंगुल से छुड़ा पाएगी। ओके निशा, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। अपने भाई को वापस पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस मैं जैसा जैसा बोलती हूँ वैसा वैसा करती जाओ। हम जल्दी ही तुम्हारे भाई को वापस ला देंगे। इसके बाद एलिजा हॉल से बाहर आ गई और उसके जाते ही निशा मन ही मन सोचने लगी, अगर एलिजा की मदद से मुझे विक्रांत के इस क्रिमिनल इलीगल बिजनेस के सबूत मिल गए तो विद्युत को अपनी खोई हुई पोजीशन वापस मिल जाएगी और मैं भी विक्रांत के चंगुल से हमेशा के लिए फ्री हो जाऊंगी। लेकिन ये विक्रांत बहुत ही शातिर है। उधर हॉस्पिटल से निकलकर विद्युत जब तक प्रियंका के घर पहुंचा तब तक सुबह हो चुकी थी। वो जानता था कि सुबह के 7 बजे हैं और अभी प्रियंका सो रही होगी, इसीलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो बिना डोरबेल बजाए दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर आ गया। वो सीधा उसके कमरे में ही चला गया, लेकिन बेडरूम में उसे ना पाकर वो एकदम से चौंक गया। ये क्या? प्रियंका कहाँ गई? प्रियंका, प्रियंका! आवाज लगाते हुए वो जैसे ही किचन में गया तो प्रियंका को उधर देखकर सरप्राइज्ड हो गया। थैंक गॉड तुम यहाँ हो, मैं तो डर ही गया था। अभी तुम इतनी भी ठीक नहीं हुई हो जो खाना खजाना शुरू कर दो। अगर फिर कमजोरी से थककर गिर पड़ी तो? विद्युत की बात को सुनकर प्रियंका मुस्कुरा उठी। अग्रीड मिस्टर बिलियनियर, लेकिन मेरी सेहत का ख्याल रखने के लिए तुम हो ना?
देखो ये तुम्हारे लिए मैं क्या बना रही हूँ, तुम्हारा फेवरेट मोज़रेला चीज पिज्जा। क्या तुम भी क्यों अननेसेसरीली परेशान हो रही हो? ये सब तो वो क्या कहा था तुमने, एक बटन दबाकर दरवाजे पर डिलीवर हो जाता है ना, याद है? क्यों, मेरे हाथ का बना हुआ तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? वो बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी तबीयत की वजह से बोल रहा था। तुम्हारे हाथ की तो बनी हुई मुझे हर चीज पसंद है। विद्युत इतना बोल ही